हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत शिक्षण और व्याकरण ये दोनों पढ़ेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 14 है जो सीटेट 2023 अगस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 जनवरी 2022 का है, जिसमें गद्यांश हमने इंक्लूड नहीं किया है। इसमें सारे क्वेश्चंस शिक्षण और व्याकरण के हैं। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4-5 दिन का टाइम है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम थोड़े थोड़े व्याकरण और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, क्योंकि गद्य तो वैसे भी अनसीन आने वाला है। तो वो आप अच्छे से पढ़ के 2-3 बार पढ़ के आप उसको कर लेना। लेकिन ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट होगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं, हम वैसे ही क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे संस्कृत के, हाँ, केवल संस्कृत के। और आप इसको चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरणस्य अधिगमे प्रक्रियात्मकम ज्ञानम कथ्यते। व्याकरण के अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। अब देखिए कौन सा कहा जाता है। भाषा अधिगम में आत्मनः त्रुटिनाम विश्लेषणम, मतलब भाषा अधिगम में आत्मनः मतलब स्वयं की त्रुटियों का विश्लेषण करना, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। या फिर व्याकरण रूपस्य कार्यम प्रयोगश्च ज्ञायते। व्याकरण रूपों के कार्य और उपयोग, उसका जो प्रयोग है उसको जानना। या फिर थर्ड नंबर व्याकरण से नियमानाम शिक्षणम तेषां पश्चापि प्रयोगः। व्याकरण के नियमों को सीखना और बाद में उन्हें लागू करना। या फिर फोर्थ नंबर व्याकरणस्य पुस्तकात् व्याकरण रूपस्य कार्य विषयकम ज्ञानम। व्याकरण की पुस्तक में व्याकरण रूप के कार्य के बारे में जानना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्याकरण के अधिगम में, मतलब व्याकरण के सीखने में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? कुछ करने की प्रक्रिया, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो, जो उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से कोई चीज़ प्रदर्शित करना, दिखाना, सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना। आपने जो भी सीखा है उसको क्या करना, यूज़ करना, यूटिलाइज करना, वही प्रक्रियात्मक होता है। किसी भी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्याकरण रूपस्य कार्य प्रयोगश्च ज्ञायते। व्याकरण के रूप का, व्याकरणस्य रूप, व्याकरण के रूपों के कार्य और उपयोग को जानना। आप खुद की त्रुटियों को विश्लेषण करना, ये प्रक्रियात्मक में नहीं आता है। और व्याकरण के नियमों का शिक्षण, तेषां पश्चापि प्रयोग, उसके बाद उसको मतलब सीखना और प्रयोग करना, ये भी नहीं आता। व्याकरण से पुस्तकात् व्याकरण रूपस्य कार्यम विषयकम ज्ञानम। व्याकरण की पुस्तक में व्याकरण रूप के कार्य के बारे में ज्ञान, ये भी नहीं होगा। प्रक्रिया ज्ञान क्या होती है? प्रक्रिया ज्ञान वो होती है जिसमें व्याकरण रूपों के कार्य और उपयोग को जानना होता है। इसमें क्या करते हैं, हम उसके रूप और प्रयोग को जानते हैं। प्रयोग करने के बाद तो हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं, उसको जानेंगे। व्याकरण के नियमों को उसके पहले कैसे जानेंगे? तो हमें क्या कराया जाता है, उसका प्रयोग करके उससे अवगत कराया जाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन। भाषा मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। भाषा मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? छात्राणाम उपलब्धि मापनम। छात्रों की उपलब्धि का मापन, कि कितनी उसमें काबिलियत है, उनकी उपलब्धि क्या, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। या फिर छात्राणाम कक्षायाम स्थान निर्धारणम। छात्रों को उनकी कक्षा में स्थान देना। या फिर थर्ड नंबर तेषां संपूर्णायाः सज्जलितायाः च उपलब्धे मापनम।
उनकी पूरी एवं समग्र उपलब्धि का मापन करना। ठीक, संपूर्ण, उसके समस्त मतलब संपूर्ण, सज्जलताया, समग्र उपलब्धि, उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है उसको, उसका मापन करना। या फिर छात्राणां भाषा दक्षतायाः मापनम, छात्रों की भाषा दक्षता का मापन करना। तो देखिए, भाषा मूल्यांकन का प्रयोजन, ठीक, छात्रों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसका प्रयोजन क्या होता है? छात्रों की भाषा दक्षता का मापन करना कि उनमें कितनी दक्षता है, उनकी उपलब्धि का मापन कि क्या क्या उपलब्धि की पाई है, नहीं, उनका कक्षा में स्थान, ये भी सही नहीं है, उनका संपूर्ण उपलब्धि का मापन है, तो सेम हो जाएगा ना फर्स्ट और थर्ड, तो ये भी तो नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि छात्राणाम भाषा दक्षता, तो यहाँ पर भाषा मूल्यांकन की बात की गई, तो भाषा मूल्यांकन इससे कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? इसका प्रयोजन क्या होगा? इसका प्रयोजन होगा कि छात्रों की भाषा दक्षता का मापन करना कि वो कितने दक्ष हैं, ठीक, उनकी दक्षता का मापन करना। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3rd नंबर, आसन इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्ति का अस्ति। आसन, इस पद की व्युत्पत्ति क्या है? तो देखिए ये कैसे चलेगा, इसका रूप अस्ति संधि चलता है ना, अस्ति है के रूप में अस धातु का जो है। अब इसमें क्या होगा? आसन किस में आएगा? आसीत, आस्ताम, आसन होता है ना, आसीत, आस्ताम, आसन। अब देखिए इसमें क्या पूछा है? आसन पूछा है ना, तो ये आसन आ गया। किस में आएगा? ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन है, ठीक। और कौन सा पुरुष है? प्रथमा है, प्रथम पुरुष। और वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये आसन किस में आएगा? पहली बात तो ये किस में आएगा? लकार कौन सा होगा? इसमें लंग लकार होगा। देखेंगे कहाँ है लंग लकार, देखिए यहाँ भी लंग लकार है, यहाँ भी लंग लकार है। पहले इसको इरेज कर देते हैं। इसमें लंग लकार देखेंगे, लंग लकार इसमें भी है। लकार देखनी है हमने। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा पुरुष है, तो क्या था? प्रथम पुरुष बहुवचन, इसमें भी है, इसमें भी है। धातु क्या थी? अस धातु थी। आस धातु थोड़ी ना थी, अस धातु थी ना। तो अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। 4th नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4th क्वेश्चन, सहिष्येते इत्यस्य व्युत्पत्ति का अस्ति। सहिष्येते, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? कहाँ से व्युत्पत्ति हुई इसकी? सहिष्येते। अब सहिष्येते के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है? सह, देखिए सब में सह है, हाँ, सह क्या है? ये धातु आ गई, ठीक, सह धातु हो गई। और इसमें लकार कौन सा आएगा? सहिष्यति। अब इसका देखिए ये आएगा लिट लकार। लिट लकार किस में यूज़ होता है? भविष्य काल के रूप में, ठीक, भविष्य काल के रूप में लिट लकार का प्रयोग होता है। अब इसमें देखेंगे सह धातु हो गई, ठीक, सह धातु हो गई। अब भविष्य काल लिट लकार हो गया, तो लिट लकार किस में है? ये लिट है और ये लिट है। अब पुरुष कौन सा है? ये प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष? तो इसमें रूप कैसे चल देगा? सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्येते, और ये क्या हो जाएगा? सहिष्यन्ते, स्यन्ते, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? सहिष्येते है, तो सहिष्येते कौन सा वचन आ जाएगा? ये प्रथमा हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ठीक। मतलब एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सहिष्येते था, यही है सहिष्येते ना, तो ये किस में आएगा? द्विवचन में आएगा। तब द्विवचन कौन से में है? इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। देखिए सह धातु सब में है,
अब इसमें क्या पूछा है, लिट लकार, लिट लिट दोनों में आ गया भविष्यकाल। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें एक वचन है द्विवचन है, तो उसमें क्या था, सहिष्यते 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 आया था ना, सहिष्यते जो था वो द्विवचन में था, तो द्विवचन किस में है, ये है। अब प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष, ये इसमें मध्यम पुरुष, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। ठीक, 4th नंबर राइट हो जाएगा। चूज करना देख लेना। पितरौ, देखिए रिपीट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको किसी क्वेश्चन पे 2017 में था शायद, वो पढ़ाया था उसमें, तो ये देखिए पितरौ फिर से आ गया। इत्यस्मिन् पदे कः समासः, पितरौ ये कौन सा समास है। हाँ, तो पितरौ में क्या क्या आएगा, पितरौ इसमें तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समास विग्रह पहले देख लो इसका। पितरौ का समास विग्रह क्या होगा, माता च पिता च। अब माता च पिता च, तो ये देखिए च आया ना, तो क्या होता है इसका सूत्र, च अर्थे द्वंद्वः, च अर्थे द्वंद्वः सूत्र हो गया। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, कौन सा समास, द्वंद्व समास। चार्थे द्वंद्व, चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है पितरों का। अगर उसमें आपको विग्रह पूछ लेता है तो देख लेना, माता च पिता च हो जाएगा। ठीक, माता और पिता। ये कौन सा द्वंद्व, कितने, 2 होते हैं, इतरेतर समाहार द्वंद्व होते हैं, सॉरी 3 द्वंद्व होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3, इतरेतर होता है, समाहार होता है, एक शेष होता है। तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा एक शेष द्वंद्व। जब 2 या 2 से अधिक शब्द में से द्वंद्व समास में केवल एक शब्द शेष रह जाता है तो वो समास कौन सा होता है, एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक, जैसे घटश्च कलश्च, घटो या कलशव, तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। इसमें फिलहाल इतना पूछा नहीं है लंबा, तो इसका आंसर सेकेंड ही करो, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पता रहे ये। अब इसमें देखिए, शय्यावलंबिनी इत्यत्र कः संधि वर्तते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी, यण होगी, गुण होगी या फिर वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें दीर्घ में क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घः, अक के बाद अकाय तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो पहले तो इसका देखिए हम थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लेंगे, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, शय्या प्लस अवलंबिनौ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, बड़ा है प्लस आ, तो ये दोनों क्या मिलकर हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। अब देखिए अकः सवर्ण, आयु रिलरी के बाद आयु रिलरी आता है तो सवर्ण दीर्घ हो जाता है, मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। जो दीर्घ है, जो बड़ा है वही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यण का क्या होता है, इको यणची होता है, आद गुणा होता है गुण का, और वृद्धि का क्या होता है, वृद्धि रेची। अब देखिए इसमें आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, स्व प्लस अधीनम, स्वाधीनम, इसमें भी आ है। देखिए वाह को हलंत करके आ निकाल देंगे, इसमें तो आ आएगा ना, और ये आ है, तो ये दोनों आ मिलकर बड़ा हो जाएंगे, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रूसी भाषाणां च अध्ययनं संस्तुमति। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें से कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रूसी भाषाओं के अध्ययन को संस्तुत किया गया है। ठीक, तो कौन सी भाषा है उसमें, त्रिभाषा
नियम के अंतर्गत आता है, अतिरिक्त भाषा रूप में आता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, योग्यता योग्यता विकास के अर्थ में आता है। तो देखिए यह शिक्षा नीति जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी, ठीक, जिसका लक्ष्य क्या था, हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना था। और इसमें क्या था, रचनात्मक क्षमताओं का विकास, प्रत्येक बच्चे के रचनात्मक क्षमता का विकास हो सके। तो इसमें ये सारी जो भाषाएं हैं इनको जो इंक्लूड किया गया है वो किस में आएगा, वो आएगा अतिरिक्त भाषा में। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें जो कोरियाई, जापानी ये सारी भाषाएं हैं ना, इसका अध्ययन, भाषाओं का अध्ययन जो है अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाना संस्तुत किया गया है। क्या संस्तुत किया गया, अतिरिक्त भाषा, एक्स्ट्रा लैंग्वेज, ठीक। व्यावसायिक नहीं आएगा, योग्यता के भी नहीं आएगा, त्रिभाषा फार्मूला तो मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, श्रीनगरे काचित् छात्र मलयालम भाषां तृतीय भाषा रूपेण अधीते, कक्षायां परस्परं संपर्क माध्यमेन स एकस्मिन् वर्षे एनां भाषा भाषितुं पठितुं च शक्नोति, एतत् किं कथ्यते। मतलब श्रीनगर में कोई छात्रा जो है मलयालम भाषां तृतीय भाषा रूपेण अधीते, मलयालम भाषा को तृतीय भाषा के रूप में सीखती है, कक्षा में परस्पर संपर्क के माध्यम से वह 1 वर्ष में इस भाषा को बोल और पढ़ सकती है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, भाषा की प्राप्ति कही जाती है, बिल्कुल नहीं। भाषा में वृद्धि हुआ, नहीं। ऋणात्मिका द्विभाषिका, नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या किया उसने, भाषा को सीखा, तृतीय भाषा के रूप में सीख रही है ना। तो तृतीय भाषा में क्या था, त्रिभाषा फार्मूला में आपने पहले में तो मातृभाषा थी आपकी, दूसरी में हिंदी भाषिक क्षेत्र में इंग्लिश या फिर कोई अन्य भाषा, और नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र में जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते थे उसमें क्या थी, कोई और भाषा या फिर इंग्लिश, और जो नॉन हिंदी में होते थे वो कोई उनकी भाषा या फिर हिंदी भाषा, ठीक। और थर्ड में क्या था, कोई भी भाषा और एक इंग्लिश होती थी। तो इसमें क्या था, वो अधिगम को क्या कर रहे हैं, वो उसने क्या किया, मलयालम को तृतीय भाषा के रूप में उसने सीखा ना श्रीनगर में, तो वो क्या कर रही है, भाषा को अधिगम कर रही है। क्योंकि विद्यालय में बच्चा जब जाता है तो वो भाषा को अधिगम करता है, ना कि अर्जन करता। अर्जन तो वो अपने घर से करके आया होता है, उसने मातृभाषा ये सब चीज़ें अपने घर से सीखी होती है। स्कूल में जाके बच्चा क्या करता है, अधिगम करता है। अनौपचारिक होती है अधिगम, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये फर्स्ट आंसर सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए, वर्तमान भाषा अधिगमानुसारम के द्वे कथने समीचीनम स्तः। मतलब वर्तमान भाषा में अधिगम के अनुसार के द्वे कौन से 2 कथन जो है वो वर्तमान भाषा अधिगम के अनुसार कौन से 2 कथन समीचीन हैं। फर्स्ट, त्रुटियों अपि अधिगमस्य क्षेत्राणि सन्ति, त्रुटियां भी अधिगम का क्षेत्र हैं। बी, त्रुटियां भाषा अधिगम में व्यवधानम कुर्वन्ति, त्रुटियां जो हैं वो भाषा अधिगम में व्यवधान करती हैं। सी नंबर, त्रुटियां तत्कालम तत्रैव संशोध्याः, त्रुटियां तत्काल वही संशोधित करनी चाहिए। या फिर त्रुटियां अध्यापकाय प्रतिनिवेशनम संति, त्रुटियां जो होती है अध्यापक के लिए फीडबैक प्रतिपुष्टि होती हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, त्रुटियां वर्तमान भाषा अधिगम के अनुसार कौन से 2 कथन समीचीन हैं। तो इसमें देखिए त्रुटियां अधिगम क्षेत्र होती हैं, त्रुटियां जो होती हैं वो अधिगम का क्षेत्र हैं, बिल्कुल हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम व्यवधान तो बिल्कुल नहीं करती, कहाँ व्यवधान करती हैं। त्रुटियां तत्काल तत्रैव संशोध्या,
त्रुटियों को क्या करना चाहिए तत्काल। कितनी बार आपको त्रुटियां मैंने आपको पढ़ाया है। तत्काल संशोधन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रुटियां जो होती है अध्यापक के प्रतिनिवेशंती, मतलब त्रुटियां अध्यापक के लिए एक फीडबैक प्रतिपुष्टि है। सही बात है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी, क्योंकि भाषा अधिगम जो है वो त्रुटियां जो होती है वो भाषा अधिगम को सीखने में मदद करती हैं, वो व्यवधान नहीं करती हैं। बच्चा गलतियां करके ही सीखता है और त्रुटियां अगर बच्चा करता है तो पहले उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी त्रुटियों को किस प्रकार से सही करने में सक्षम है। उसको तुरंत जो है नहीं सुधारना चाहिए। ठीक, शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसकी अच्छे से प्रतिपुष्टि प्राप्ति होती है कि उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ये राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए इसमें कौन सा सही होगा, ए और डी, ये थर्ड नंबर। ठीक, ये थर्ड नंबर जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए उपगम में, देखिए दूसरी बार ये आया। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये ग्रामर में पढ़ाया था। उपगम में इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः। उपगम में इस शब्द का क्या अर्थ है। प्रणम्य, प्रणाम करके, प्रणाम करके, समीपम गत्वा पास जाकर, नज़दीक जाकर, पास या नज़दीक जाकर, अंजलि बद्ध्वा, अंजलि बांधकर, पार्श्वे, पार्श्वे मतलब क्या होता है, पीछे, पीछे बैठकर। तो देखिए इसमें उपगम में क्या है, ये क्या है, उपसर्ग है और गच्छ उपसर्ग हो गया और गच्छ क्या हो गई, धातु हो गई। ठीक, उपगम में हो जाएगा गच्छ धातु और उप जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका जो इत्यस्य शब्दस्य का अर्थ, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, उपगम्य का अर्थ है समीप जाना। ठीक, इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। गुरु के उपगम में पास जाकर, समीपम गत्वा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, संक्षिप्त कथा अस्ति। संक्षिप्त कथा क्या होती है, वर्णनात्मक लेखनम। इसमें पहले ही संक्षिप्त बोल दिया है तो वर्णनात्मक कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता। विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना भी नहीं होता। कथा कथनम लेखनम, या फिर तुलनात्मक। संक्षिप्त कथा क्या होती है, तुलना करना होता है, नहीं, तुलनात्मक लेखन नहीं होता है। ये होता है कथा कथनम लेखनम। संक्षिप्त कथा क्या होती है, कथा कथन लेखन होती है। इसमें कोई भी वास्तविक घटना या फिर कोई काल्पनिक घटना होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको यथावत लिख दिया जाता है। ठीक, जिससे जो पाठक मतलब पढ़ने वाला होता है उस कथा को पढ़ते हुए आनंद का अनुभव करता है। ठीक, और इसके साथ मूल्यांकन शिक्षा को भी ग्रहण करता है। तो ये क्या है, संक्षिप्त कथा क्या है, ये एक रचनात्मक सागर है। रचनात्मक विचारों के माध्यम से अनेक विधाओं का ये सृजन करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनेक विधाएं आ जाती हैं। नाटक आ जाता है, कविता, कथा, कहानी, उपन्यास, ये सारी विधाएं जो है वो रचनात्मक रूप को प्रस्तुत करती हैं। ठीक, रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। इसलिए संक्षिप्त कथा जो है ये कथनात्मक लेखन है। इसमें सभी पात्रों के कथन को यथावत मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही, जैसे कि उसकी परिस्थिति में प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर थर्ड नंबर सही हो जाएगा। 12 नंबर, भाषा कक्षायां विषय कक्षायां वा बहुभाषीयतायाः
साधन रूपेण उपयोगः अस्ति। मतलब भाषा कक्षा में, एक विषय कक्षा में बहुभाषीयता का साधन रूप से उपयोग है। पहला, भाषाया विषयस्य वा अध्ययन अध्यापने छात्रस्य भाषाणाम् उपयोगः। छात्र जो हैं भाषा या विषयस्य, किसी भी भाषा का विषय के अध्ययन एवं अध्यापन में विद्यार्थी द्वारा भाषाओं का प्रयोग करना, कि कैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है अध्ययन अध्यापन में, जब वो पढ़ रहा है तो उसको किस प्रकार प्रयोग कर रहा है। या वहिनाः भाषाणाम् अध्ययनम् अध्यापनं यत्र मातृभाषा आधुनिक भारतीय भाषा प्राचीन साहित्यिक भाषा एका च वैदेशिकी भाषा वर्तन्ते। अनेक भाषाओं का अध्ययन, वहिना मतलब अनेक, भाषाणाम भाषाओं का अध्ययन अध्यापन, अनेक भाषाओं का अध्यापन, यत्र मतलब जहाँ पर मातृभाषा को आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा को आधुनिक भारतीय भाषाएं, प्राचीन साहित्यिक भाषा, मतलब ये सारी भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा, प्राचीन साहित्यिक भाषा, एका च वैदेशिकी भाषा वर्तन्ते, शास्त्रीय भाषाएं एवं एक विदेशी भाषा है। या फिर थर्ड नंबर, यथासंभव भाषाणाम अध्ययन अध्यापनम, यथासंभव भाषाओं का अध्ययन करें और उन्हें सिखाएं, अध्यापन कराएं। या फिर लास्ट नंबर फोर्थ, मातृभाषा भाषा रूपेण माध्यम रूपेण च शिक्षणम, मातृभाषा को भाषा एवं माध्यम के रूप से पढ़ाना। तो भाषा कक्षा में एवं विषय कक्षा में बहुभाषीयता का साधन रूप से उपयोग क्या होता है। विद्यालय शिक्षा में भाषा कक्षा अथवा जो विषय कक्षा है उसमें बहुभाषीयता का अर्थ क्या होता है, भाषा एवं विषय के अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का उपयोग करने से है। ठीक, कि बच्चा जो है वो किस प्रकार भाषा को अध्ययन अध्यापन में प्रयोग कर रहा है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, बच्चे पे फोकस करना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से जो है भाषा के विषय के अध्ययन अध्यापन में छात्रों की भाषा का मतलब क्या करना चाहिए, भाषा एवं विषय के अध्ययन अध्यापन में छात्रों की, बच्चे की भाषा का उपयोग करवाना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा, छात्रों की जो भाषा है उसमें जो है अध्ययन अध्यापन करने में उन्हें सहजता मिलेगी, उन्हें समझ आएगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा अगर वो खुद से पढ़ेंगे तो। और बहुभाषीयता को साधन के रूप में जब उसको उपयोग करेंगे वो खुद से, तो क्या होगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर, छात्रा लेखनस्य बहुभ्यः स्तरेभ्यः गच्छन्ति, लेखनं प्रति एषा अवधारणा किं कथ्यते। छात्र जो है वो लेखन के बहुत से स्तरों से जाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, छात्राः लेखनस्य बहुभ्यः स्तरेभ्यः गच्छन्ति, लेखन के बहुत से स्तर से जाते हैं। लेखनम प्रति ऐसा अवधारणा, लेखन की ओर यह जो अवधारणा है वो क्या कही जाएगी, उत्पादन अवधारणा कही जाएगी, प्रक्रिया अवधारणा कही जाएगी, परिच्छेद श्रुत लेख हो जाएगा, या फिर व्यक्तिपरक अवधारणा हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा हो जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि बच्चा जो है, प्रक्रिया में क्या होता है, बच्चा लिखना सीखता है, लेखन कौशल जो है वो प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और इस लेखन कौशल में सारे कौशल जो है वो निहित हो जाते हैं। अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसके, श्रवण भाषण वाचन, मतलब बच्चा जब सुन लेता है, भाषण कर लेता है, वाचन कर लेता है, उसके बाद वो लिखने पे जाता है। ठीक, ये सब करने के बाद बच्चा जो है वो लिखने में समर्थ हो जाता है। और लेखन प्रक्रिया क्या होती है, ये रचनात्मकता
और बच्चे को स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बिना रोक टोक के वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है लेखन प्रक्रिया के द्वारा। इसमें क्या होता है, लेखक जो है अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। मतलब बच्चा अगर लिखेगा तो वो क्या करेगा, अपने विचारों का स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करेगा। तो ये एक प्रक्रियात्मक अवधारणा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। परिच्छेद को सुनकर लिखना नहीं, व्यक्तिपरक अवधारणा, किसी की व्यक्तिगत अवधारणा बिल्कुल नहीं, और उत्पादन अवधारणा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। इसके बाद देखिए, काचित् अध्यापिका स्वकक्षां चतुर्णां समूहेषु विभाजयति। मतलब कोई अध्यापिका है, अपनी कक्षा में अपनी कक्षा को 4 समूहों में विभाजित करती है। सा प्रत्येकं समूहाय काचित् विषयान् ददाति। वो क्या करती है, प्रत्येक समूह के लिए कोई विषय दे देती है। तेषाम् उपरि त्रिमासपर्यन्तं कार्यं कर्तुं तदनु सम्पूर्णा कक्षां विवरणं प्रस्तोतुं कथयति। उनके ऊपर 3 महीने तक कार्य करने के लिए उसके बाद संपूर्ण कक्षा को विवरण प्रस्तुत करने को कहती है कि तुम 3 महीने के बाद इसको जो है इसका विवरण देना। यह समूह एषा समूह क्रियाकलापः किं कथ्यते। यह क्रियाकलाप क्या कही जाएगी। पहला समूह कार्य, बी दत्त कार्य, सी थर्ड नंबर भाषा कार्य, या फिर परियोजना कार्य। तो देखिए परियोजना में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्षमता, रुचि और जो व्यक्तिगत अनुभव है और जो दृष्टिकोण है उसका क्या किया जाता है, उपयोग करके अध्ययन कराया जाता है। ठीक। और भाषा कार्य लैंग्वेज वर्क हो जाता है, ये जो टास्क दिया जाता है। दत्त कार्य होमवर्क असाइनमेंट दे दिया गया, उसको कंप्लीट करके लाना है आपको। समूह कार्य में ग्रुप वर्क होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परियोजना कार्य। ठीक। परियोजना कार्य के द्वारा क्या होता है, बच्चा जो है इसको परियोजना कार्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है, छात्र जो है वो शिक्षक के निर्देश के अनुसार जैसे शिक्षक कहेंगे वैसे छात्र जो है अपने खुद के व्यक्तिगत या समूह में किसी कार्य को करते हैं। इसमें जो है सभी छात्र भाग लेते हैं और सभी को विषय या भाषा का ज्ञान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो परियोजना कार्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर, प्रश्नस्य निम्न प्रकारः किं कथ्यते। मन्यतां यत् कथायां त्वं पुत्रः असि। ऐसा कह रहे हैं कि प्रश्न में निम्न प्रकार को क्या कहा जाता है। इसमें है कि मान्यता, मानिए कि यत् कथायां त्वं पुत्रः असि, मतलब कथा में तुम पुत्र हो। दिनांते स्वभावनाः स्वपुस्तिकायां लिख। दिन के अंत में अपनी भावनाएं और अपनी भावनाओं को क्या करना, अपनी पुस्तिका में लिखो। दिन के अंत में अपनी भावनाओं को अपनी पुस्तिका में लिखो, ऐसा कहा जाता है। ये क्या है, वर्णनात्मक लेखन है, बहिर्वेशनात्मक लेखन है। अब बहिर्वेशनात्मक लेखन है या फिर आत्मकथनात्मक लेखन है या फिर रचनात्मक लेखन है। बहिर्वेशनात्मक लेखन क्या होता है, असाधारण लेखन है ये। ठीक। और वर्णनात्मक जानते हो, वर्णन करना, या फिर आत्मकथा लिखना, या फिर रचनात्मक लेखन। तो ये क्या कही जाएगी, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही सेकंड नंबर, बहिर्वेशनात्मक लेखन। मतलब इसके बाद इसका क्या, असाधारण लेखन हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यस्य अध्ययन अध्यापनस्य मुख्य प्रयोजनम अस्ति। काव्य के अध्ययन अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या है। रसास्वादनम मूल्यांकनम अस्ति, रसास्वादन का मूल्यांकन करना,
काव्य लेखन प्रतिभा विकासा, काव्य लेखन के प्रतिभा का विकास करना, भाषा शिक्षण, या फिर शब्द संग्रहस्य व्याकरणस्य च ज्ञानम, शब्द संग्रह के व्याकरण का ज्ञान होना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काव्यस्य, काव्य के अध्ययन अध्यापन। तो शब्द संग्रह और व्याकरण का ज्ञान इसमें नहीं आएगा ये, और भाषा शिक्षण भी नहीं आएगा, काव्य लेखन प्रतिभा का विकास ये भी नहीं आएगा। काव्य से अध्ययन अध्यापन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चा किस प्रकार से आनंद की अनुभूति करता है, मतलब रसास्वादन और उसका मूल्यांकन करना है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? रसास्वादन और मूल्यांकन के द्वारा आनंद की अनुभूति की जाती है। और ये क्या है? काव्य की समीक्षा है, फिर मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें लय, ताल, गति, ये सबको आनंदपूर्वक पढ़ना, ठीक है, ठीक। नवीन शब्दों का परिचय होता है, इसमें भाव विचार का ग्रहण होता है, कविता के भाव को समझना। कोई कविता कह रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, उसको क्या करना, उसके भाव को समझना। बच्चों की, छात्रों की जो है कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान होता है इसमें, ठीक। काव्यों और विधाओं से परिचित कराना। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसास्वादन, मतलब जैसे बच्चा क्या कर रहा है, अगर किसी कविता को पढ़ रहा है तो वो उसका आनंद लेकर, उसका आस्वादन करके उसका मूल्यांकन कर रहा है। इसके बाद 17 क्वेश्चन, भाषा कक्षायाम एतद् अपेक्षते यत् छात्राः भाषायां भाषया सह च कार्यं कुर्युः, मतलब भाषा कक्षा में यह अपेक्षा की जाती है कि छात्र भाषा में और भाषा के साथ कार्य करें। एतत् कार्यं कथ्यते, यह कार्य क्या कहा जाता है? भाषाया शब्द रूपाणां शिक्षणम, भाषा के शब्द रूपों का शिक्षण, या फिर भाषाया शुद्ध रूपेण प्रयोग, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग, भाषया सह नियुक्ति, भाषा के साथ जो नियुक्ति होती है, फिर भाषाया अधिग्रहण, भाषा को सीखना। तो भाषा कक्षा में यह अपेक्षा की जाती है कि छात्र भाषा में और भाषा के साथ कार्य करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, वो हो जाएगा, इसमें क्या होता है? भाषा के साथ जो नियुक्ति की जाती है, भाषा के साथ नियुक्ति होनी चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो भाषिक कार्य और संप्रेषण करने की क्षमता है उसमें विकास होगा, मतलब आपसी बातचीत का विकास होगा। आपस में वार्तालाप करेंगे, इससे क्या होगा? कौशल का विकास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर की भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करना, नहीं, इसमें विकास नहीं होगा। भाषा शब्द रूपाणाम शिक्षणम, भाषाया अधिग्रहणम, अधिग्रहण तो बच्चा परिवेश से करके आता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। इसके बाद देखिए 18 नंबर, प्रामाणिकम पाठ्यम अस्ति, प्रामाणिक पाठ्य क्या है? प्रामाणिक पाठ्य क्या है? तत् पाठ्यम कथनम यत् पाठ्य पुस्तक लेखकैः लिखितम, मतलब तो देखिए प्रामाणिक पाठ क्या है? तत् पाठ्यम कथनम यत् पाठ्य पुस्तकैः लेखकैः लिखितम, मतलब तत् पाठ्यम कथनम, उस पाठ को या फिर कथन को, यत् जो पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए किया जाता है, या फिर 2nd नंबर संदर्भानुसारम, संदर्भ के अनुसार मौलिक पाठ को लिखना, संदर्भ के अनुसार जो मौलिक पाठ है वो है, या फिर मौलिक पाठात पूर्णतया, मौलिक पाठ पूरा होने के बाद परिवर्तितम संशोधितम च, उसके परिवर्तन को संशोधित करना, या फिर 4th नंबर दत्त कार्य रूपेण छात्रैः कथाभिः चित्रैश्च अलंकृतम,
उसको होमवर्क देना, मतलब बच्चों को क्या करना, दत्त कार्य रूपेण, दत्त कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में छात्रों को चित्र को अलंकित करने के लिए कहना, ये सही है। तो इसमें जो प्रामाणिक पाठ जो होता है वो प्रामाणिक पाठ में क्या होता है, ये संदर्भानुसार मौलिक पाठ। प्रामाणिक पाठ क्या है, संदर्भ के अनुसार जो मौलिक पाठ है उसी को प्रामाणिक पाठ कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये स्वयं लिखा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यह शोध कार्यों में प्राथमिक सामग्री के नाम से जानी जाती है, जहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के विषय में लिखी गई आत्मकथा या फिर खुद के द्वारा अनुभव की हुई चीज़ों को लिखना होता है। ये मौलिकता क्या होती है, मौलिकता वो होती है जो व्यक्ति जो है खुद की चीज़ों को लिखता है। आत्मकथा जैसे हो गई तो ये इसमें मौलिकता होती है। ठीक, ये क्या होती है, एक स्वाभाविक भाषा होती है। इसका प्रयोग करते हुए संदर्भ के अनुसार किसी पाठ का सृजन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर हो जाएगा, संदर्भ के अनुसार मौलिक पाठ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, मूल अंतरावैयक्तिक संप्रेषण कौशलम अस्ति। ये क्या है, मूल अंतरावैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है, BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषण योग्यता, इसी को कहते हैं BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, यही मूल अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, इसी को BICS कहते हैं। इंग्लिश में बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल ये कहते हैं। अब इसमें क्या, सूक्ष्म विचारणम संप्रेषणार्थम भाषा, सूक्ष्म विचारों का संप्रेषणात्मक भाषा होती है इसमें, या फिर युवा छात्र ही संवादार्थ, युवा छात्र ही संवादार्थ भाषा, युवा छात्रों का संवादात्मक जो भाषा होती है वो होती है अत्रैव अधुनैव, या फिर तात्कालिक चीज़ें, या फिर संवाद योग्य भाषा शिक्षण, संवाद योग्य मतलब बातचीत सूचना का आदान प्रदान करना, ऐसा कोई भाषा शिक्षण। तो मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है उसमें क्या होता है, दैनिक वार्तालाप की भाषा को कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है, आधारभूत मतलब दैनिक दिनचर्या में के जो वार्तालाप होते हैं, बोलचाल की योग्यता, इसी को कहते हैं मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। इसमें क्या होता है, यहाँ ही अभी ही तत्काल वार्तालाप, ये ही होता है राइट आंसर होगा इसका। मतलब मूल अंतर्वैयक्तिक जो तत्काल भाषा, दैनिक बातचीत की भाषा होती है, दिनचर्या में जो वार्तालाप के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो बोलचाल की योग्यता होती है, उसी को ये कहते हैं। तो इसमें युवा छात्र नहीं आएंगे, फिर संवाद योग्य भाषा शिक्षण भी नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर वाला भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अत्रैव अधुनैव। अत्रैव का अर्थ क्या हो गया, अत्रैव का अर्थ मतलब यहाँ ही, अत्र यहाँ ही, अधुनैव अभी ही, तुरंत, तात्कालिक तत्काल। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड नंबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया में ये जो भाषा है वो किस में होती है, सामाजिक अंतःक्रियाओं में प्रयुक्त भाषा होती है। ठीक, इसके बाद देखिए कथितम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। कथितम ये पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय, इत है, तम है, अक्त है, अक्तवतु है। तो कथितम कितनी बार बताया है, इसमें क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होता है, ये अक्त प्रत्यय हो जाएगा। ये किस में होता है, भूतकाल में प्रयोग होता है। ठीक, शब्दों को भूत कृदंत भी कहा जाता है। अक्तवतु निष्ठा होती है,
अक्तवतु निष्ठा, अक्तवतु निष्ठा से सूत्र से अक्त की या फिर अक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अक्त हो जाएगा। कथितम में अक्त प्रत्यय। इसके बाद देखिए 21 नंबर, विषयनिष्ठ भाषा निवेशः। विषयनिष्ठ भाषा निवेशः इति किम अस्ति। विषयनिष्ठ भाषा निवेश यह क्या है। भाषा प्रयोग केंद्रित है, केंद्रित निवेश है, मतलब भाषा का उपयोग में केंद्रित होता है, या फिर शब्द संग्रह उच्चारण व्याकरण आदयः, शब्द संग्रह उच्चारण व्याकरण आदि है, या फिर निवेशानाम प्रस्तुति तस्या प्रक्रियाश्च। निवेश या फिर प्रस्तुति इन सब की प्रक्रिया है, इनकी प्रक्रियाओं की प्रस्तुति, या फिर सूचना केंद्रिता निवेशः, सूचना केंद्रित निवेश है। तो भाषानिष्ठ भाषा निवेश जो होती है इसमें क्या होता है, विषयनिष्ठ भाषा निवेश क्या होता है, इसमें जो है पठन कौशल से संबंधित, जिसमें पढ़कर किसी विषय वस्तु के अर्थ को ग्रहण करना होता है, ये क्या हो जाएगी, विषयनिष्ठ भाषा निवेश हो जाएगा। भाषा प्रयोग केंद्रिता निवेश, शब्द उच्चारण, शब्द संग्रह उच्चारण व्याकरणदयः, निवेशानाम प्रस्तुति तस्या प्रक्रियाश्च सूचना केंद्रिता निवेशा। तो विषयनिष्ठ भाषा निवेश जो होता है उसका अभिप्राय है कि किसी भी विषय को पढ़ते हुए उससे जो संबंधित सूचना है, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो उसमें जो सूचना है उसको क्या करते हो, आप ग्रहण कर लेते हो। ठीक, इसे सूचना केंद्रित निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना केंद्रित निवेश। 4th नंबर, जहाँ पर छात्र जो है एक विषय में संलग्न होते हुए उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान अर्जित करते हैं। इसमें संलग्न होकर बच्चा क्या करता है, विषयनिष्ठ भाषा में इसमें बच्चा संलग्न होकर इसमें जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको क्या करता है, अर्जित कर लेता है। छात्र जो है वो किसी विषय वस्तु को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। और ये पठन कौशल, एक चीज़ और जान लीजिए आप, ये पठन कौशल से संबद्ध होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट में हम कुछ नया लेकर आएंगे, और आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। आज 21 जनवरी 2022 का पेपर था जो मैंने पूरा कर दिया है, गद्यांश को छोड़कर। ठीक, गद्यांश नहीं कर पाया है मैंने, बाकी उसमें जो भी व्याकरण के क्वेश्चंस थे और जो भी शिक्षण का क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ अलग लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।